नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था पर उठते सवाल, सिस्टम सुधरेगा कैसे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बेंगलोर में 34 वर्ष के एक अतुल सुभाष नाम के नवयुवक ने अपने आप को खत्म कर लिया था, जो कि बिहार का रहने वाला था। उसने जो मुख्य रूप से आरोप लगाए थे वो न्याय व्यवस्था पर ही लगाए थे। सबसे पहले उन्होंने उस जज का नाम लिया था जिस जज के कोर्ट में अतुल सुभाष का और उसकी वाइफ का डिस्प्यूट का केस चल रहा था। अतुल सुभाष पर भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, कोर्ट का नाम बड़ा काम बहुत टेढ़ा, समझे कैसे। वो अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो देख सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि न्याय व्यवस्था में न्याय देने में देरी तो होती है। कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि न्याय जो है सही नहीं हुआ है या जिसके पक्ष में जाना चाहिए था उसके खिलाफ चला गया है। प्रमाण कुछ और बोलते थे, जजमेंट कुछ और आ गया, ऐसा बहुत बार होता है। हम कॉमन केसों की बात करेंगे, जो आम लोगों के साथ घटना घटती है उसकी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम दो बड़े केसों से करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का केस आपको याद होगा, दूसरा केस अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। राहुल गांधी के केस में आपने देखा होगा, एक राजनीतिक भाषण में उन्होंने जो बोला था उसी को लेकर केस डाल दिया गया था, जबकि जिन्होंने केस डाला उसका नाम भी नहीं था। राहुल गांधी ने जो बोला था एक कॉमन बात थी, जो राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं चुनाव के टाइम पे, वैसे ही इसी तरह का एक भाषण था, लेकिन फिर भी उनका केस भी दर्ज हो गया। वो लंबा चला, बाद में जो याचिका करता था खुद ही हाई कोर्ट में गया और अपने केस पे ही रोक लगवा ली। और जब अडानी का मुद्दा संसद में उठने लगा उसके बाद याचिका करता फिर हाई कोर्ट गया, गुजरात हाई कोर्ट, और फिर से वो रोक हटवा ली और केस को फास्ट कर दिया। इतना फास्ट किया कि फटाफट जजमेंट भी आ गया। जजमेंट के आते ही तुरंत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी और उसके साथ साथ तुरंत उनको सरकारी मकान से भी निकाल दिया। बाद में जब राहुल गांधी ने उस केस को आगे गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां भी उस जजमेंट को बरकरार रखा, जबकि राहुल गांधी केस में जो सजा सुनाई गई थी वो 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और भारत के इतिहास में आज तक इस तरह के मामलों में कभी भी 2 साल की सजा नहीं सुनाई थी, जिससे स्पष्ट है कि वो एक राजनीति से प्रेरित शायद फैसला था। हो सकता है राजनीति कुछ आपस में साठ-गांठ हो, जैसा कि जजमेंट से उसे महसूस होता है। लेकिन राहुल गांधी आगे सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी और उस जजमेंट को खारिज कर दिया। दूसरा केस जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आपने देखा होगा। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे दिल्ली शराब नीति के मामले में, तो अरविंद केजरीवाल ने लोअर कोर्ट में जब बेल की एप्लीकेशन लगाई, लोअर कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर कर दी, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला नहीं आया उससे पहले ही सरकारी एजेंसियां हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब हाई कोर्ट में केस जाएगा तो लोअर कोर्ट के फैसले की कॉपी वहां लगनी चाहिए। उस फैसले में क्या लिखा है उसके आधार पर फैसला आना चाहिए कि उस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं हुआ। लोअर कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये दोनों जो जजमेंट थे समझ सकते हैं राजनीति से प्रेरित थे। आम जनता के जो केस होते हैं वो ज्यादातर राजनीति से प्रेरित नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ कानून कुछ इस तरह के बना दिए हैं जिससे कुछ लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है और कुछ लोग उससे पिस जाते हैं। उदाहरण के लिए जो 498 ए है, बहुत से लोगों के ऊपर लगाई होगी, बहुत से लोग जेल में गए होंगे, बहुत से लोगों ने जेल काटी होगी, बहुत से लोग आज भी जेल में होंगे और झूठे मुकदमे भी उन पे हुए होंगे। दहेज का जो प्रताड़ना का केस है, बहुत लोग झूठे दहेज के केस में अंदर रहे होंगे, जेलें काटी होंगी। आज भी बहुत से लोग होंगे जिनके ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा चला होगा और वो जेल में होंगे और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। एक SC/ST एक्ट है, उसमें भी बहुत लोग पहले भी जेल में गए हैं, अभी भी हो सकता है कुछ जेल में हो। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें बाद में कोर्ट के द्वारा ये साबित हो जाता है कि जो SC/ST एक्ट लगा था वो झूठा मुकदमा था। अब सवाल ये उठता है, अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाए, वो जेल में चला जाए, जितने दिन भी वो जेल में रहेगा, तो इसका मतलब सीधा सा है कि उसकी आजादी का हनन हुआ है, उसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। उसने कोई गलती नहीं की थी, कोई क्राइम नहीं किया था, कानून के अनुसार उसकी सजा नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी जो हमारे देश में मौजूदा कानून है उनमें ऐसी खामियां हैं जिसका विरोधी पार्टी फायदा उठाती है और लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल तक भेज देती है और बहुत से लोगों को जेल में रहना पड़ता है, अपना जीवन जेल में बिताना पड़ता है। जो जीवन उन लोगों ने झूठे मुकदमे में जेल में बिताया उसका वो जीवन वापस लौटाएगा कौन। ऐसे ही मामलों में कुछ संस्थाओं ने लोअर कोर्ट के कई जजमेंटों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, खासकर SC/ST के मामले में। आपको याद होगा 2018 में
सुप्रीम कोर्ट की शायद 5 जजों की बेंच ने एक फैसला भी दिया था, जिसमें दिया गया था अगर SC/ST एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है तो सीधी उनकी गिरफ्तारी ना की जाए, पहले जांच की जाए। जांच में जब तथ्य आए, प्रमाण मिले, लगे कि गिरफ्तारी जरूरी है, तभी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन जो SC/ST समुदाय के लोग थे, उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक दिन का भारत बंद का आह्वान किया और पूरे भारत में जितने भी SC/ST के लोग सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने सबने इकट्ठी छुट्टी ले ली थी और बाकी भी संगठन सड़क पर उतर आए थे। कुछ SC/ST के जो सांसद थे, उन्होंने संसद से त्याग पत्र देने की धमकी भी दी थी। उनकी एकता को देखते हुए या उनके वोट को खिसकता देखते हुए उस समय मोदी सरकार ने तुरंत यू टर्न लिया और एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, एक अध्यादेश के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया और जैसे पहले था वैसे ही कर दिया। अब सोचने की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जहां शायद 5 जजों की बेंच का फैसला था, जो सारा दिन न्याय ही करते हैं, कानूनों को जानते हैं, संविधान को अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने ऐसे ही फैसला नहीं दिया था। पीछे जो जजमेंट आए थे, जहां बहुत से लोगों को झूठे केस में सजा हुई थी, उनका हवाला देकर वहां केस किया गया था। उन सब को स्टडी करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था कि झूठे केस में कोई अंदर सजा ना काटे, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको पलट दिया है। अब यह सवाल वही उठता है, अब आप कहोगे कि सिस्टम सुधरेगा कैसे? सिस्टम सुधारने के लिए सरकार ही कदम उठा सकती है और सरकार कौन बनाते हैं? जनता बनाती है। लेकिन जनता जब वोट डालती है, उसमें वो ये नहीं देखती कि कौन सी सरकार सही रहेगी। वो कभी जाति देखती है, कभी धर्म देखती है, कभी अपना इलाका देखती है, और भी कई चीजें हैं जो देखती है। कई बार पैसे का खेल भी चलता है और दूसरे तरह की खेल भी चलते हैं, जो आए दिन चुनाव के टाइम पे खबरों में आपको देखने को, सुनने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं आम लोगों केस की कि इतने लंबे लंबे केस क्यों चलते हैं। खासकर जो पति पत्नी के विवाद होते हैं, और सामान्यतः जो पति पत्नी के विवाद होते हैं वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं। और जब पति पत्नी का मामला फैमिली कोर्ट में जाता है, चाहे किन्हीं धाराओं के तहत जाओ, 498A में जाओ, दहेज में जाओ, या घरेलू हिंसा एक्ट के तहत जाओ, खासकर जब बच्चा होता है तो हर फैमिली कोर्ट या हर जज के दिमाग में होता है, अगर इनका तलाक हो जाता है तो बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिलेगा। दोनों के अलग होने से बच्चा किसी एक के पास रहेगा। अगर बच्चा माँ के पास रहेगा तो पिता का प्यार नहीं मिलेगा, और बच्चा अगर पिता के पास रहेगा तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा। जज को भी मालूम होता है कि ज्यादातर मामलों में छोटी छोटी बात पे लड़ाई शुरू होती है और बाद में वो तलाक तक पहुंच जाती है या झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। ये पुलिस को भी मालूम होता है और जज को भी मालूम होता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि परिवार ना टूटे, उनकी सुलह करवाई जाए, उनको मिलने का टाइम दिया जाए। जैसे टाइम बीतेगा, कुछ केस ऐसे आपने देखे भी होंगे जहां बात तलाक तक गई थी, मामला कोर्ट में गया था और बाद में वहां से सुलह हो गई और वो केस वापस उठा लिए गए हैं और लोग शांति से जिंदगी जी भी रहे हैं। हालांकि ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उसके उदाहरण मिल जाएंगे। तो कोर्ट इसी तर्ज पर काम करता है कि किसी का परिवार ना टूटे। खासकर अगर बच्चा है तो बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। अगर तलाक होगा तो बच्चा किसी एक के पास रहेगा। अगर वो दोबारा शादी करते हैं, बच्चा जिसके पास रहेगा, अगर माँ के पास रहेगा, उसकी माँ का जो दूसरा पति होगा वो उस बच्चे को वो प्यार नहीं दे सकता जो उसका पिता प्यार दे सकता था। अगर बच्चा अपने पिता के साथ रहेगा, पिता अगर दूसरी शादी करता है तो उसकी जो पिता की जो दूसरी पत्नी आएगी वो उस बच्चे को वो लाड प्यार नहीं दे सकती जो उसकी अपनी खुद की असली माँ दे सकती थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोर्ट जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देता। उनको मिलने का, बात करने का, आपस में मामले को सुलझाने का टाइम देता है और कुछ मामले सुलझ भी जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जहां कोई एक पक्ष अड़ जाता है वहां मामला नहीं सुधरता है। तो इस तरह से कुछ तो कानूनों में ऐसे प्रावधान है जिसका जो एक पक्ष है उसका फायदा उठाता है। कुछ हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है जो कोशिश करती है कि परिवार न टूटे, जिसकी वजह से ये मामले डिले होते जाते हैं। इसलिए न्याय व्यवस्था पर बार बार सवाल उठते हैं। कभी कभी न्यायालय के ऐसे फैसले आते हैं, कोर्ट के ऐसे फैसले आते हैं, उससे न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, राहुल गांधी का केस और अरविंद केजरीवाल का केस। मेरे पास भी ऐसे कई प्रमाण हैं, आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, जिसमें प्रमाण सब कुछ बोलते हैं, जजमेंट कुछ और दिया गया है। उसी जज के पास जब रिव्यू जाती है, नॉर्मली जज रिव्यू को खारिज करता है, लेकिन मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जहां जज ने रिव्यू को स्वीकार भी किया, अपने खुद के फैसले पर रोक लगा दी और बाद में अपना खुद का फैसला बदल भी दिया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई जज फैसला दे देता है, उस पर जब भी कोई रिव्यू एप्लीकेशन डालता है, पुनर्विचार याचिका डालता है, तो जज नॉर्मली उसको खारिज करता है और अपना
खुद का फैसला जज खुद ही बदल दे, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। उसके प्रमाण हम आपको दिखाएंगे आने वाली वीडियो में। तो यहाँ समझने की बात यह है, सबसे पहले तो किसी भी मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जितना हो सके एक मीडिएटर को ढूंढा जाए, एक ऐसा मीडिएटर जो पति और पत्नी के बीच में सुलह करवा सके, या पति और पत्नी दोनों परिवारों को अच्छे से समझता हो और दोनों परिवार उस मीडिएटर पर विश्वास करते हो, तभी वो निष्पक्ष बात कर सकता है और तभी उनमें सुलह हो सकती है। अगर मीडिएटर ऐसा हुआ किसी एक पक्ष की तरफ झुकेगा तो उसमें सुलह होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष उस पर सवाल उठाएगा और कहेगा हमें इस पे विश्वास ही नहीं है। यानी कि मीडिएटर एक ऐसा होना चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष हो, निष्पक्ष बात करे और निष्पक्ष दिखाई भी दे, तभी सुलह की संभावना है। खासकर जब हम बच्चों की शादियां करते हैं, नॉर्मली हम बच्चों के आपस में देखते हैं कि दोनों कितने पढ़े लिखे हैं, दोनों किस फील्ड में हैं, आगे क्या करेंगे, परिवारों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि परिवारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों के परिवारों का पूरा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। उसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, कैसा कैसा उनका स्वभाव है, किस तरह की उनकी विचारधारा है, आगे अगर समस्या आएगी तो किस तरह से उसके निपटा जा सकता है। आपने देखा होगा इस तरह के जितने भी केस हैं, चाहे 498 का हो, चाहे दहेज का हो या घरेलू हिंसा का हो, उसमें लड़की पक्ष में कोई न कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो लड़की को मिसगाइड करता है या लड़की को सह देता है, जिसके दम पे लड़की ये सारे काम करती है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, ज्यादातर केसों में लड़की की माँ आपको मिलेगी जो लड़की को मिसगाइड करती है या लड़की को सहारा देती है, और उसकी वजह से लड़की ससुराल में सबका जीना हराम कर देती है। कभी कभी माँ के अलावा लड़की के परिवार का कोई और सदस्य भी हो सकता है, भाई हो सकता है, भाभी हो सकती है, या उसका मामा हो सकता है, उसका फूफा हो सकता है, उसकी बुआ हो सकती है, लेकिन वो ज्यादातर केसों में कम ही होते हैं। फिर भी अगर इस तरह का विवाद हो, थाने में जाने के बजाय, कोर्ट में जाने के बजाय, अगर किसी मीडिएटर को बीच में लेकर सुलह करने की कोशिश की जाए, ज्यादा सही है। और अगर नहीं भी बनती है, अगर तलाक लेना ही है, तो सामान्य तौर पर ऐसा होता है, अगर दोनों तलाक लेना चाहते हैं तो कोर्ट जल्दी से तलाक कर भी देते हैं। दोनों में से एक तलाक देना चाहता है, दूसरा तलाक नहीं लेना चाहता, उसमें फिर वो डेट पे डेट पड़ती है और मामला लंबा चला जाता है और लोगों को मौका मिल जाता है न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाने का। तो हमेशा न्याय व्यवस्था भी गलत नहीं होती, हमेशा लोग भी गलत नहीं होते। तो हर जगह कहीं न कहीं खामियां हैं, उन सभी खामियों को दूर करने की जरूरत है। उसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो खामी है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने ही कानून बनाए हैं, सरकार ही उन कानूनों में संशोधन कर सकती है। जो कानून है जहां एक तरफा है, 498A हो, चाहे घरेलू हिंसा का हो, चाहे दहेज प्रथा का हो, या SC/ST एक्ट हो, उसमें दूसरे पक्ष की सुनवाई नॉर्मली नहीं होती है, जबकि उस कानूनों में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। अगर इन कानूनों के तहत किसी के ऊपर झूठा मुकदमा कराया जाता है और बाद में कोर्ट के द्वारा ये साबित हो जाता है कि मुकदमा झूठा था, झूठा मुकदमा करने वाले के खिलाफ भी सजा होनी चाहिए, ऐसा उन कानूनों में प्रावधान होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार को कौन चुनता है? हम। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, हम ये नहीं देखते कि कौन सी सरकार किस तरह से काम करेगी या किस तरह से पीछे काम किया है। हम नॉर्मली जाति, धर्म, इलाका या अपना जो है कि किसके साथ हमारे लिंक है, किसकी सरकार आने से हमारे काम बढ़ेंगे, किसकी सरकार आने से हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, हम उन चीज को ध्यान में रख के वोट डालते हैं। या कभी कभी एक पार्टी के विरोध में जाके वोट डालते हैं कि ये पार्टी बहुत खराब है। वोट किसने किसको देना है ये जनता का अपना निजी मामला है, वो अपनी मर्जी से ही देंगे, लेकिन फिर भी वोट देने से पहले सोच समझकर वोट डालना चाहिए कि जो उनका वोट जा रहा है, आने वाली जो सरकार होगी वो सबकी सरकार होगी या एक विशेष समुदाय की सरकार होगी या एक इलाके की सरकार होगी, ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।